हिमालय की गोद में एक ऐसा गांव था जो औरों से बिल्कुल अलग था, जिसका नाम था वृक्ष ग्राम। ये गांव जमीन पर नहीं बल्कि एक विशाल बरगद के पेड़ पर बसा था। उसकी जड़ें इतनी मजबूत थीं कि इसने सदियों से गांव को संभाले रखा था। अरे राजू बेटा, जल्दी, बस हो गया उन डालियों पर खेलना। बारिश आ गई है, चलो घर आ जाओ। आया माँ। राजू अपनी माँ की बात सुनते ही घर चला आया। बारिश हो रही थी। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे बसे गांव पर पड़ी। वैसे माँ, देखो तो जरा, पेड़ के नीचे जो गांव बसा है वहाँ तो कोई पेड़ ही नहीं है, सिर्फ कीचड़ है। हाँ वो तो है, लेकिन हमें उससे क्या? हमारा उनसे और उस गांव से कोई संबंध नहीं है। हमारा वो विशाल पेड़ ही हमारी दुनिया है। सच ही कहा। वृक्ष ग्राम के लोग कभी जमीन पर नहीं उतरे थे। उन्होंने कभी नहीं जाना था कि जमीन कैसी होती है, मिट्टी का स्पर्श कैसा होता है। उनके लिए वो विशाल पेड़ ही उनका घर था, उनकी दुनिया थी। दरअसल बहुत साल पहले गांव के मुखिया थे दादा बरगद, जिन्होंने किसी कारण इस पेड़ पर बसे गांव का निर्माण किया था, और वही थे जिनकी वजह से ये गांव आज भी टिका हुआ था। बच्चों, ये पेड़ ही हमारा जीवन है। इसने हमें आश्रय दिया है, भोजन दिया है और हमें हर खतरे से बचाया है। इसीलिए हमें इसकी सदा रक्षा करनी होगी, इसका ख्याल रखना होगा। ठीक है? चलो, अब आज का पाठ पूरा हुआ, हम कल मिलते हैं। दादा बरगद न केवल इस गांव के मुखिया थे बल्कि बड़े वैज्ञानिक भी थे। इस गांव के हर बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपने कंधों पर उठाई थी, जिसके कारण वे सभी गांव वालों के लिए एक आदर्श थे, खासकर अर्जुन के लिए। भैया, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए था। मेरा आशीर्वाद? लेकिन क्यों? मैंने 10वीं कक्षा पास कर ली। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, अब जल्दी मेरा मुंह मीठा कराओ। जरूर, लीजिए मिठाई और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो सदा ही तुम्हारे साथ है बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। जी भैया। वैसे अर्जुन, तुम्हारा वो नया खाद का अनुसंधान पूरा हुआ कि नहीं? बस अब पूरा होने ही वाला है। वाह, ये भी अच्छी बात है। एक बार तुम्हारा खाद का अनुसंधान हो गया तो समझो मेरी चिंता मिट गई। उस खाद के कारण हमारा ये पेड़ और भी मजबूत होगा और अमर हो जाएगा। जी जरूर भैया, और सिर्फ हमारा पेड़ ही नहीं, बाकी भी। हम उस खाद से और भी नए मजबूत पेड़ उगा पाएंगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि एक बार मेरा अनुसंधान पूरा हो जाने के बाद नीचे बसे गांव में भी ले जाऊं। साल बीत गए लेकिन उस गांव में एक भी पेड़ नहीं है। न जाने बेचारे कैसे रहते होंगे। अर्जुन के मुंह से नीचे बसे गांव की बात सुनकर दादा बरगद एकदम से चिढ़ गए। नहीं, तुम्हारी मेहनत से बना खाद उनके गांव में बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन क्यों? मुझसे सवाल मत पूछो, बस जितना कहा है उतना करो। हमारा उन लोगों से और उस गांव से कोई संबंध नहीं है, समझे तुम? अजीब बात थी। अर्जुन ने पहली बार दादा बरगद को इतना चिढ़ते हुए देखा था, वरना तो वे बहुत शांत और संयमी स्वभाव के थे। लेकिन ना जाने क्यों वो नीचे बसे गांव की बात सुनते ही मुंह फेर लेते थे। आखिर भैया को हुआ क्या था? इस तरह से गुस्सा तो वो कभी नहीं करते। खैर छोड़ो, होगी कोई बात। अर्जुन सोचते सोचते सो गया। तभी अचानक जोर से बारिश होने लगी, इतनी तेज कि तूफान आ सकता था। अरे, इतनी तेज बारिश! अर्जुन को चिंता होने लगी। उसने खिड़की से नीचे वाले गांव की ओर नजर डाली। पूरे गांव में पानी भर गया था, कीचड़ का पानी। लोग घबराए हुए थे। उसने देखा कि वहां के लोग पेड़ की ओर आ रहे थे। कुछ तो धीरे धीरे पेड़ की सीढ़ियों से ऊपर भी चढ़ रहे थे। अरे ये क्या? ये लोग तो ऊपर आ रहे हैं। मुझे गांव का द्वार खोलना होगा। अर्जुन दौड़ते हुए गांव के द्वार पर पहुंचा। उसने द्वार खोलना चाहा, लेकिन तभी रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? भैया, बारिश की वजह से नीचे बसे गांव के लोग मुश्किल में हैं। डर के मारे वो हमारे इस गांव में आ रहे हैं, इसीलिए द्वार खोल रहा हूँ।
कोई जरूरत नहीं है, उन्हें वैसे ही तड़पने दो। क्या? तड़पने दूं? ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुमने सुना, द्वार खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? आखिर आपको हुआ क्या है? बारिश बढ़ती जा रही है, तूफान आ सकता है। उन लोगों को हमारी मदद की जरूरत है और आप हैं कि उन्हें मदद देने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि वो लोग इसके लायक नहीं है। लायक नहीं है? लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें पेड़ की कद्र नहीं है। बहुत सालों पहले की बात है। मेरे पिताजी बड़े वैज्ञानिक थे। उन्हें पशु पक्षियों और पेड़ों से बहुत लगाव था। लेकिन एक दिन गांव में नई सड़क बनाने की लोगों ने मांग की, किंतु मेरे पापा ने इसका सख्त विरोध किया, क्योंकि अगर सड़क बनती तो उसके लिए बहुत सारे पेड़ काटने पड़ते। फिर क्या हुआ? मेरे पिताजी ने भरपूर विरोध किया, लेकिन बजाय उनकी मदद करने के गांव वालों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उन्हें अनदेखा करने लगे, जिसके कारण मेरे पिताजी अकेले पड़ गए और गांव वालों ने जो करना था वो कर ही दिया। उन्होंने मेरे पापा की आंखों के सामने सारे के सारे पेड़ काट डाले, जिसके कारण ना जाने कितने पशु पक्षियों की भी मौत हो गई। मेरे पिताजी ये सब सहन नहीं कर पाए। उन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम था और उनकी आंखों के सामने ही उन्होंने उसे बर्बाद होते देख लिया। बहुत दुखी थे वो, अत्यधिक पीड़ा में थे, जिसके कारण मेरे पिताजी चल बसे। क्या? चल बसे? हाँ, तब मैंने ठान लिया था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ऐसा आविष्कार करूंगा जिससे किसी भी पेड़ की कभी मृत्यु ना हो, ना ही कोई उसे तोड़ सके और ना ही कोई उसे उखाड़ सके। मैं बड़ा हुआ, पिताजी के किए गए आविष्कार को समझने लगा और उसमें अपने अनुसार बदलाव करके मैंने ये पेड़ खड़ा किया और फिर एक नई दुनिया बसा ली। ये तो काफी भयानक है। आप पर क्या बीती होगी मैं समझ सकता हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ, उन लोगों को यहाँ मत लाओ, वरना वो लोग इसे भी बर्बाद कर देंगे। आपका डर मैं समझता हूँ भैया, लेकिन आप ही सोचिए, उन्हें मदद की जरूरत है। हो ना हो ये पेड़ आपके लोगों का घर बना, उनका जीवन समृद्ध हो सकता है और आप ही भविष्य के डर की वजह से इतने लोगों का जीवन खतरे में डाल रहे हैं। ये तो सही नहीं है ना। अगर आपके पिताजी यहाँ होते तो वो ये कभी नहीं करते। अर्जुन की बात सुनकर दादा बरगद को अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम सही कह रहे हो अर्जुन, मेरे पिताजी होते तो ऐसा बर्ताव बिल्कुल नहीं करते। द्वार खोलो और उन्हें अंदर आने दो। आखिरकार दादा मान गए। उनके कहने पर वृक्षग्राम के लोगों ने नीचे बसे गांव के लोगों का स्वागत किया और उनकी हर संभव मदद की। उन्हें आश्रय दिया गया। चलो, अच्छा हुआ, सब गांव वाले अब सुरक्षित हैं और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है अर्जुन। मेरे नहीं, आपके संस्कारों के कारण। लेकिन मुझे आज भी लगता है कि इन लोगों को पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की बिल्कुल भी कद्र नहीं है। इन्हें ये कभी समझ नहीं आएगा कि इनके गांव की हालत इनके ही गलत कर्मों का परिणाम है। दादा बरगद की बातों में छिपी हुई मायूसी अर्जुन ने महसूस की और उसे एक बहुत अच्छी कल्पना सूझी। एक दिन उसने सभी लोगों को मुखिया के घर बुलाया और एक घोषणा की। सभी के लिए विशेष सूचना। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले हफ्ते बारिश के कारण नीचे बसे गांव को बाढ़ का सामना करना पड़ा। लेकिन इस सब में हमारा गांव, जो कि एक पेड़ पर है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये मजबूत पेड़ हमारे साथ था। दरअसल जब हम विकास करने के लिए उतावले हो जाते हैं तो पेड़ पौधों का महत्व हमारे लिए कम हो जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आज ये पेड़ था, इसीलिए हम सुरक्षित रहे और बाकी गांवों को भी सुरक्षा मिली। इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ कि बारिश रुकने के बाद आप सभी एक एक पेड़ स्वयं लगाएं और उसकी देखभाल कर उसे बड़ा करें, ताकि ऐसी स्थिति में वो हमारी मदद करें और हम उनकी सेवा। अर्जुन की बातों से सभी गांववासी बहुत खुश हुए। उन्हें प्रकृति का महत्व समझ में आया और बारिश रुकते ही सबने मिलकर एक एक पेड़ लगाया और उसका ख्याल रखकर उसे बड़ा किया। अब वृक्षग्राम ही नहीं, नीचे बसे सारे गांव भी पेड़ों की हरियाली से भर उठे थे। सीख,
वृक्ष ग्राम की कहानी हमें सिखाती है कि पेड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। हमें हमेशा पेड़ों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें कभी नहीं काटना चाहिए। दर्पणपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में लोग मिट्टी के घरों में रहा करते थे। गांव के लोग बहुत ही खुशहाल जीवन बिता रहे थे। इसी गांव में एक महेश नाम का युवक रहता था। महेश अपनी पत्नी के साथ आम के बागान में फल जमा कर रहा था। अरे शिवानी, आम की पैदावार बहुत अच्छी हुई है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस साल बागान में फलों की पैदावार बहुत अच्छी हुई है और साथ ही साथ खेतों की फसल भी बहुत अच्छी हुई है। हाँ, इस साल धन पर्याप्त होगा हमारे पास। और यदि कहीं दिक्कत आई तो आप घर बनाने का जो काम करते हैं उससे ठीक हो जाएगी। हाँ, सही कहती हो। अच्छा, चलो अब मैं इन्हें बाजार में बेच आता हूँ। अब शाम को घर पर भेंट होगी। जी, मैं भी तब तक घर के सारे काम निपटा देती हूँ। महेश फलों की टोकरी लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। महेश जैसे ही अपनी दुकान में आकर बैठता है, वहाँ प्रधान और कुछ लोग उससे फल खरीदने आते हैं। अरे भाई महेश, लगता है कि इस बार बागान में फल बहुत बढ़िया हुए हैं, क्यों? हाँ प्रधान जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं और शिवानी आज इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। फलों की बात बहुत कर ली महेश, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है प्रधान जी? दरअसल बात यह है कि गांव की मिट्टी के घर काफी पुराने हो चुके हैं और हम सोच रहे थे कि अब से हमें पक्के मकान बना लेने चाहिए जो ज्यादा समय तक टिके रहेंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं भी कुछ दिनों से अपने मकान को पक्का मकान बनाने की सोच रहा था, लेकिन बड़ी दिक्कत यह है कि गांव का हर व्यक्ति इतने पैसे कहां से लाएगा। हाँ, और इसी वजह से मैंने ठेकेदार से बात करने की सोची है। आज दुकान बंद करने के बाद तुम मेरे साथ ठेकेदार के यहाँ चलना। जैसा आप कहें प्रधान जी। प्रधान अपनी बात कह के वहाँ से चला जाता है और महेश प्रधान के साथ ठेकेदार के घर पर आ गया था। क्या बात है प्रधान और महेश, कैसे आना हुआ आज? वो एक जरूरी काम था ठेकेदार, तो तुमसे पूछने आ गए और महेश को भी मैं इसी वजह से अपने साथ लेकर आया हूँ। तो बताओ क्या काम है? जी ठेकेदार जी, मैं बताता हूँ। हम सोच रहे थे कि लोगों के मिट्टी के घर पुराने हो गए हैं, तो अब हम सब घरों को नए सिरे से पक्के घरों में बदल दें। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन गांव में एक घर तो है नहीं, कई घर हैं, तो इतने पैसे कहां से लाओगे? इसी कारण तो आपके पास आए थे। हाँ, आप अभी हमारी मदद कर देते तो सारे गांव वाले आपको धीरे धीरे पैसे लौटा देते। मजाक है क्या? मैं ऐसी कोई मदद नहीं करने वाला। पैसे लेकर आओ, फिर बात करेंगे इसके आगे। मुझे बाहर से लोग भी बुलाने होंगे और घर बनाने की चीजों के मोल भी चुकाने होंगे। ठेकेदार जी, लोग तो हमें गांव में ही मिल जाएंगे और कुछ पैसे जोड़ घटाकर दे भी देंगे। आप कृपया एक बार और सोच लीजिए और मदद कर दीजिए हमारी। बस भी करो, तुमसे प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी वजह से इतनी बात बढ़ रही है। मैं नहीं करता। पैसे लाओगे तब काम होगा, वरना नहीं। अब जाओ। एक बार सोच तो लीजिए ठेकेदार जी, कोई तो मार्ग होगा। लोग त्रस्त हो जाएंगे आने वाली बारिश से, हमें उनकी कुछ तो मदद करनी होगी ना। हाँ, सही कह रहे हो कि लोग त्रस्त हो जाएंगे, और अगर उन्हें इतनी ही दिक्कत है तो सबसे कहो कि अपने पास से मुझे एक एक बीघा जमीन मुझे दे दे। क्या कहते हो? महेश, चलो चलते हैं। मुझे अंदेशा था कि ऐसा ही जवाब मिलेगा, पर मैंने फिर भी कोशिश करने की सोची और तुम्हें भी ये सब देखना पड़ गया। पर प्रधान जी। प्रधान महेश को इशारा करता है और महेश अपने शब्दों को पीस कर पी जाता है। ठेकेदार की बात सुनकर महेश निराश होकर अपने घर लौट आता है। शिवानी उसके चेहरे पर ये निराशा देखकर उससे पूछती है, अरे जी, क्या हुआ? आखिर बात क्या है? कुछ नहीं शिवानी, बस ये ठेकेदार की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? ठेकेदार से गांव वालों की मदद करने के लिए कहा तो उन्होंने खरी खोटी सुनाकर लौटा दिया। अब तो बरसात का महीना भी आ रहा है और लोगों के घर पुराने हो चुके हैं,
पता नहीं अब क्या होगा। आपका मन बहुत ही कोमल है। आप सब गांव वालों के लिए इतना सोच रहे हैं। भगवान करे कि आपको इस परिस्थिति को पार करने की शक्ति मिले। काश मैं कुछ कर पाता अपने गांव के लिए। अब सो भी जाइए। मार्ग के बारे में कल सोचिएगा। ठीक है शिवानी, अब और कर भी क्या सकते हैं। महेश सो जाता है और उसे एक सपना आता है। सपने में महेश एक आम के पेड़ के पास आम उठाता है और उस आम को खोलकर देखता है कि उसमें एक कांच का बीज है। कांच का बीज वो जमीन में गाड़ देता है और वहाँ पर एक पेड़ उगाता है जिसमें कांच लटके थे, मानो उस पेड़ पर कांच फलों की तरह उगाए हो। सुबह हो गई और महेश उठते ही शिवानी को जगाने लगा। शिवानी उठो, शिवानी। क्या बात है जी? ऐसी क्या आपदा आन पड़ी है सुबह सुबह? अरे कोई आपदा नहीं, मुझे बस एक सपना आया था और उस सपने में मैंने देखा कि आम की गुठलियों की जगह एक कांच का बीज है और उससे ऐसे पेड़ तैयार हो रहे हैं जिसमें कांच लटके हैं। पर ये तो बस एक सपना है जी, आप भी ना। डूबते को तिनके का सहारा जानो। कल ही हमने कोई मार्ग मांगा था, शायद ये वही हो। मैं समझती हूँ कि आप गांव वालों की मदद करना चाहते हैं, पर इस तरह से सपने को सच मान लेना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तुम कुछ भी कहो, पर बस चलो मेरी संतुष्टि के लिए एक बार देख आते हैं। अच्छा जी, ठीक है। आओ चलते हैं। महेश और शिवानी अपने बागान की ओर निकल पड़े। वहाँ पहुँचते ही उन्हें पेड़ पर एक चमकता हुआ कांच का आम देखा। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें, ये सपना जरूर सच होगा। हाँ जी, आप एक काम करिए, आप इस आम को तुरंत तोड़ दीजिए। महेश तुरंत एक पत्थर मारता है और वो कांच का आम नीचे गिर पड़ता है। उस आम को जैसे ही महेश खोलने की कोशिश करता है, वो आम खुल जाता है और उसमें से एक कांच का बीज बाहर निकलता है। देखो शिवानी, हम इसे बो देते हैं। कांच निकलेंगे तो हम उससे लोगों के घर बना देंगे और सारी दिक्कतें खत्म। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसे कल देखने आ जाएंगे और साथ में सरपंच जी को भी ले आएंगे। दोनों आम के बीज को बो देते हैं और उस पर पानी डालकर चले जाते हैं। वो पौधा तनिक बढ़ जाता है, पर दोनों अपनी खुशी में आगे चले जाते हैं और कल का इंतजार करते हैं। रात बीत गई और नई सुबह आई। महेश के साथ सरपंच जी भी उस बागान में आकर खड़े थे और कांच के पेड़ को देखकर बहुत चक्का रह गए थे। अरे, तुमने तो कहा था कि बीज कल ही बोया है, ये तो पूरा का पूरा पेड़ है। जी प्रधान जी, अब गांव से कुछ लोगों को जोड़कर हम सबके घर बनाना शुरू कर सकते हैं। हाँ, सही कहते हो। अब हमें ठेकेदार के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहते हैं प्रधान जी, आज से ही शुभारंभ कर दें? हाँ, शुभ काम में देरी कैसी। महेश ने घर बनाना शुरू कर दिया और अब एक हफ्ता बीत चुका था, जिसमें महेश ने अपना और प्रधान का कांच का घर बना दिया था। महेश और प्रधान महेश के नए घर में बैठे थे, तभी वहाँ ठेकेदार आता है। और भाई महेश, क्या हाल चाल है? मेरे हालचाल तो बहुत ही अच्छे हैं, आप बताइए ठेकेदार जी। मैं भी ठीक हूँ, बस देखने आया था कि गांव में जो बात चल रही है उसमें कितनी सच्चाई है। तो पता चल गया? हाँ भाई, तुम्हारा घर तो बहुत ही सुंदर बना है। वैसे महेश, बोलिए। एक सुझाव लेकर आया था मैं। तुम्हारे पास जो पेड़ है कांच का, वो तुम मुझे बेच दो। बहुत पैसे दूंगा तुम्हें। इतने पैसे तुम्हें गांव के घर बनाने के बाद भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, माफ कीजिएगा ठेकेदार जी, लेकिन मैं इससे गांव वालों के घर बनाऊंगा और मुझे ये नहीं बेचना। क्या तुम ये कैसी मूर्खता भरी बातें कर रहे हो? ठेकेदार जी क्षमा कीजिएगा, पर मैं आपकी तरह इस वरदान को गांव के लिए श्राप बनने नहीं दे सकता। अगर उनके पास ज्यादा पैसे आने के साधन होते या उनके पास पैसा होता तो मैं उस दिन आपसे विनती ही क्यों करता। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो महेश। चलो, कांच का पेड़ बेचना नहीं चाहते
तो मेरे साथ मिलकर काम करो, इससे हमें काफी पैसे मिलेंगे। तुम्हें क्या लगता है, गांव वालों को अगर सब कुछ मुफ्त में मिल जाएगा तो क्या वो आगे काम करने की चाह रखेंगे? तुम ही समझाओ प्रधान कुछ इसे। चुपचाप क्यों बैठे हो? मैं चुपचाप इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह से हड़बड़ाहट में देखकर काफी चकित हूँ। तुम्हारे तो मानो प्राण ही निकल रहे हैं इस गांव को बढ़ता देखकर, और ये देखकर कि कोई इस गांव की मदद कर रहा है। हाँ प्रधान जी, सही कह रहे हैं आप। पहले तो आप हमारी मदद करने आए नहीं ठेकेदार जी, और जब हमारे पास दूसरे साधन आ गए हैं तो आप हमारी मदद करने की जगह उल्टा भड़काने आ गए हैं। शे, तुम लोग कभी नहीं समझने वाले, जो समझ में आए वो करो। ये कहकर ठेकेदार वहाँ से गुस्से से चला गया और प्रधान फिर से महेश से कहने लगा, महेश, ध्यान रखना, ये ठेकेदार कुछ भी कर सकता है अपने जलन में आकर। जैसा आप कहें प्रधान जी। अब हम वैसे भी कांच के घर बनाना शुरू करेंगे और हमारा इनसे ताल्लुक कम ही रहेगा। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। सारे कांच के घर बन चुके थे और कांच का पेड़ फायदेमंद साबित हुआ, जिस वजह से गांव के लोग आज उसके पास नारियल फोड़कर उसका पूजन करने के लिए खड़े थे। जय हो इस पेड़ की। गांव में बरसात से पहले सबके घर नए तरीके से बन गए। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। हाँ, इस पेड़ ने हमारी बहुत मदद की है। ये सही कह रहे हो, इस पेड़ की हम पर बहुत ही कृपा है। पर ये भी जानो कि सिर्फ वरदान से ही कुछ नहीं होता, वो वरदान किस व्यक्ति के हाथ में है ये भी बहुत मायने रखता है। इसीलिए तुम्हारा भी हम पर उपकार है महेश। आखिर तुमने अपना वरदान हम सब में बांटा जो है। तभी वहाँ ठेकेदार 2 गुंडों के साथ आ गया, जिसके पास कुल्हाड़ियाँ थी। क्या कहना चाहते हो प्रधान, कि अगर वो वरदान मेरे हाथ लगता तो मैं इसे श्राप बना देता? मैंने आपका नाम तो नहीं लिया, पर आपने अभी अभी जो खुद का परिचय दिया है वो कुछ गलत नहीं है। ये कुल्हाड़ी लेकर इन 2 लफंगों के साथ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बहुत बोलता है, आप कहे तो उड़ा दो ठेकेदार जी। अरे नहीं नहीं भैया, हम तो बस यहाँ इस पेड़ को काटने आए थे, और अगर कोई बीच में ना आए तो हाथापाई नहीं होगी। जैसा आप कहें ठेकेदार जी। ठेकेदार और गुंडे जोर से उस पेड़ पर कुल्हाड़ी मारने लगे और बाकी सब डर कर पीछे हट गए। अचानक चारों तरफ से कांच की दीवारों ने उन्हें कैद कर लिया। बचाओ बचाओ! अरे, ये कांच की दीवारों पर हाथ पीट पीट कर क्या कर रहे हैं ठेकेदार जी? पता नहीं भैया, पर आनंद बड़ा आ रहा है। इसी तरह कांच के पेड़ ने फिर से एक बार गांव को बचा लिया और सब ठहाके लगाकर खुशी खुशी अपने कांच के घरों में रहने लगे।